स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का वास होता है। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम बैक टू नेचर में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं कैंसर पर। कैंसर का नाम आते ही लोगों के मन में एक डर पैदा हो जाता है। कई तरह के नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में आने लगते हैं। अगर कैंसर का स्टार्टिंग स्टेज पर या सही स्टेज पर पता नहीं चल पाता है तो लोग इसे एक असाध्य बीमारी के रूप में देखते हैं। लोगों की ये धारणा है कि जिसे कैंसर है अब उसकी उम्र ज्यादा नहीं बची है। तो ऐसे में कैसे पता करें कैंसर की स्टार्टिंग स्टेज, कैसे इस बीमारी से बच सके, आज हम जानेंगे इस कार्यक्रम में हमारे खास गेस्ट नेचुरोपैथ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर एन.के. शर्मा जी से। तो चलिए बिना देर के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं एन.के. सर का। सर, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबको मेरा नमस्कार जी। तो सर, कैंसर पे हम चर्चा करने जा रहे हैं, तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो सर यही है कि एनसीआई की रिपोर्ट के हिसाब से 9 में से एक व्यक्ति को कैंसर होने की संभावना है। तो सर, ऐसे में बहुत ज़रूरी है इसके सिम्टम्स पता होना ताकि इस बीमारी को बढ़ने से पहले ही रोक लिया जाए। देखिए, कैंसर के सिम्टम्स जो है ना, अधिकतर कैंसर केसेस में सिम्टम बहुत जल्दी नहीं आते। वो क्योंकि लोग उसको ना बड़ा कैजुअल ले रहे होते हैं। जैसे धीरे धीरे भूख का कम हो जाना, थकावट का ज़्यादा लगना, है ना, और ब्लड रिपोर्ट थोड़ी अब नॉर्मल होना। तो कई बार लोग है ना इसको उतना समझ नहीं पाते और वो एज ए कैजुअली कुछ और बीमारी को समझ रहे होते हैं। और महिलाओं में भी क्या होता है कि अचानक कभी कभार वो अगर ब्रेस्ट चेक करती है तो उनको लगता है कि भाई कोई गांठ है वहाँ पर, तो उनको पता चलने लगता है। या उनके मेंस्ट्रुएशन में बहुत सारे डिस्टर्बेंस आने के कारण या मेंस्ट्रुएशन कम होने लग जाते हैं तो उससे भी समझ में आने लग जाता है कि भाई अंदर कहीं कोई फाइब्रोइड्स या ट्यूमर्स डेवलपमेंट हो रहे हैं, इस तरह से। और अगर ब्रेन कैंसर वगैरह मान लीजिए होता है तो उसमें तो फिर बहुत जल्दी पता चलता है, क्योंकि सर दर्द बहुत लंबे समय से रहता है और आँखों में थोड़ी लालिमा आने लग जाती है, कई बार ब्लड भी आ जाता है और कई बार जो है उनको दिखने में प्रॉब्लम आ सकती है, हाथों और टांगों में कुछ प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो अगर ब्रेन में जब डेवलपमेंट होता है तो उसके भी पता चलने लग जाते हैं वैसे। और अगर लीवर कैंसर जैसे डेवलपमेंट होते हैं तो उसमें कई बार गॉल ब्लैडर के कारण या पैंक्रियास के कारण होते हैं, तो उसके कारण भी जो है उसमें जॉन्डिस वगैरह के जो सिम्टम्स आते हैं तो उससे पता चलने लग जाता है। तो पर कैंसर की एक सबसे बड़ी समस्या क्या मालूम है कि कैंसर अधिकतर लोगों में आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग कैंसरस प्रॉब्लम में जाते हैं वो ज़िंदगी में कभी बीमार नहीं पड़े। आपको जनरली ये कहा जाएगा कि ये तो कभी बीमार थे ही नहीं जी, कभी ये तो ज़िंदगी में नाखून में कोई रोग नहीं था। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो छोटे छोटे बिल पे करते हैं ना, मतलब सीजनल बुखार, सीजनल डायरिया, सीजनल बलगम निकल गया, स्किन प्रॉब्लम हो गई, मतलब कुछ भी उल्टी वगैरह हो गई, तो जो सीजनल बीमारियों को सफ़र करके निकाल देते हैं और जिनके पेट से निकल जाता है बॉडी में से, तब तो फिर वो बड़े बिल के रूप में नहीं आता। ये सबसे बड़ी बात है। और जो लोग कहते हैं ना मैं तो सब नॉर्मल खाना पीना कर रहा हूँ जी, मेरे तो 50-60 साल हो गए जी, मुझे तो आज तक कभी बीमारी हुई नहीं जी, मुझे बुखार आया ही नहीं जी। तो जब ऐसा कोई व्यक्ति मुझे बोलता है तो मैं समझता हूँ कि ये आज नहीं तो कल एक बहुत बड़ी बीमारी में जा सकता है। क्योंकि कैंसर जनरली मैंने 60, 70, 80 साल में जाकर देखा कि बाद में जाकर जो डेवलपमेंट हुआ तो ऐसे लोगों के जो लक्षण है ना वो पहले शरीर में दिखते ही नहीं है बिल्कुल भी। वो अचानक एक दिन पता चलता है कि भाई प्रोस्टेट कैंसर है तो उनको पेशाब में प्रॉब्लम आ रही है, या उनको कोई ब्रेन में आ गया तो अलग प्रॉब्लम आ रही है, या पैंक्रियाटिक कैंसर हो रहा है तो खाने में प्रॉब्लम आ रही है। ये सब बहुत लेट उम्र में जाके पता चलते हैं इस तरह से। और बाकी बच्चों में जो कैंसर्स होते हैं, खास करके जो ब्लड कैंसर्स जो होते हैं बच्चों में, उसमें तो उनके पीला पड़ जाना, उनको थकावट ज़्यादा लगना, खेल कूद में हिस्सा नहीं ले पाना और जब बार बार बुखार आना, तो ये सब जो कॉमन सिम्टम्स होते हैं कैंसर के वो सब आने लग जाते हैं वास्तव में। तो कैंसर के एक्चुअल में देखा जाए ना तो ये तो जब तक आपकी प्रॉपर एमआरआई या कैट स्कैनिंग या ब्लड रिपोर्ट नहीं होती ना, तब तक आपको इसकी एक्चुअल जो स्थिति क्या है
वो आपको पता नहीं चल पाती हैं। इसलिए जनरली ये सब चीज़ें टेस्ट से ही पता चलती हैं। और बाकी नहीं तो कई महिलाएं जैसे गांठ को पकड़ लेती है तो फिर जल्दी जाके मतलब एक प्रकार से टेस्ट कराना शुरू कर देती है, तो उससे ही पता चल जाता है। तो ऐसे बहुत कम मतलब जल्दी पहचान करने वाले लोग बहुत कम होते हैं थोड़े से इसमें। सर, जैसा कि एनसीआई की रिपोर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो उस रिपोर्ट के हिसाब से 12.8% कैंसर केसेस 2025 तक बढ़ जाएंगे। तो सर ऐसा क्यों, क्या रीज़न है आखिर इसका? 2025 तक इसका बढ़ जाना, इसके पीछे देखिए बहुत सारे रीजंस क्या है, मैं बता रहा हूँ आपको। कि पहली बात, आने वाला जो अब युग आप खुद भी देख रहे हैं कि हम रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड और केमिकलाइज्ड फूड, पैक्ड फूड, टिन्ड फूड, हम इनकी तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं अब आजकल। अब हमारा बहुत ज़्यादा इसमें मतलब एक प्रकार से रुझान हो गया है इसकी तरफ। और दूसरी बात ये भी आप देख रहे हैं कि अगर गाँवों को छोड़ दें तो शहर के लोग तो मैक्सिमम जो है अब बाहर खाने के बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स जिस ढंग से खुले हैं, उसमें जिस प्रकार से प्रोसेसिंग वगैरह फूड की होती है, और आजकल लोग ज़ोमैटो पे और वगैरह इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं। तो हो क्या रहा है कि एक मतलब लोगों के खाने में, देखिए कैंसर के पीछे रीज़न तो फैट, शुगर्स और टॉक्सिक केमिकल्स, ये सब तो काम कर ही रहे हैं। और दूसरी बात, हमारी जो रेसिस्टेंस है ना, जेनेटिक रेसिस्टेंस, वो समय के साथ थोड़ी डाउन होती जा रही है। देखिए पहले क्या होता था कि पुराने हम लोगों ने जो खान पान खाया, हवा पानी धूप लिया, एक लाइफस्टाइल जी, तो हमारी जीन्स थोड़ी अच्छी क्वालिटी की मिली हमें, तो हम लंबे समय तक है ना बीमारियों को रेसिस्ट कर पाते थे। अब क्या हो गया कि आज की जनरेशन में माँ बाप भी जिस तरह का खाना पीना खा रहे हैं, उनके आने वाली जो संतानें हैं ना, वो उतनी अच्छी क्वालिटी की जीन्स लेकर नहीं आ रही कि जिससे वो रेसिस्टेंस डेवलपमेंट कर सकें। तो उसके कारण क्या हो गया कि अब बहुत जल्दी मतलब छोटी छोटी उम्र में भी कैंसर जो है ना आने लग गए हैं अब आजकल जो हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इसका। तो इसलिए आने वाले समय में जिस तरह की फूड इंडस्ट्री में बोलते हैं डिजनरेशन आ रहा है, मैं यूँ बोल सकता हूँ, और आदमी के लाइफस्टाइल में जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ती जा रही है, और रेडिएशंस का भी बहुत बड़ा प्रकोप हमारे ऊपर बढ़ता जा रहा है। देखिए मैक्सिमम जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ये जो केमिकल बहुत सारे तरह तरह के खान पान से है ना, बाहर से भी और अंदर से भी, जो अनवांटेडली हमारे अंदर जा रहे हैं, मतलब हर तरह से, तो कहीं ना कहीं बॉडी उसके अगेंस्ट में रिएक्शन करके फाइट तो करेगी ही, और बॉडी में जो है टॉक्सिक चेंजेस आएंगे ही, मतलब उसके कारण। तो इसलिए ऐसा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। कैंसर बेसिकली डेवलपमेंट होने के लिए बहुत हाई टॉक्सिक कंडीशन, डिस्टर्ब ब्लड केमिस्ट्री, डिस्टर्ब हार्मोन्स होने चाहिए। बॉडी में कैंसर पैदा होना आसान काम नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट काम है, यूँ समझ लो। अगर मैं एक कैंसर सेल निकाल के हेल्दी बॉडी में डाल दूँ ना, तो चंद घंटों में बॉडी है ना उसको धक्का मार के बाहर निकाल के फेंक देगी। मतलब बॉडी इज़ अगेंस्ट द कैंसर। अब बॉडी उसको अलाउ क्यों कर रही है? क्योंकि हमारा जो मकान मालिक है ना वो कमज़ोर हो गया। अब वो चोर आ रहे हैं तो वो धक्का नहीं मार पा रहा है। तो कैंसर का मतलब है कि इतनी सीवियर टॉक्सिक कंडीशन डेवलपमेंट हो गई है और केमिस्ट्री बिगड़ गई है कि अब बॉडी को मजबूरन वो अबनॉर्मल सेल ग्रोथ में जो है कंट्रोल नहीं कर पा रही है, यूँ समझ लें आप। सर कैंसर क्या, जैसे बोलते हैं कि माउथ कैंसर, लंग कैंसर, तो ये कितनी कैटेगरीज के होते हैं और क्या सबका रीज़न जो है होने का सेम ही होता है? हाँ देखिए क्या होता है, मैंने जैसे कि आपको बताया कि बॉडी में कैंसर कहीं पर भी डेवलपमेंट हो, जहाँ पर भी कोई इरिटेबल कॉज मिलेगा ना, इरिटेबल कॉज का मतलब क्या होता है कि कोई या तो कोई टॉक्सिक केमिकल या सब्सटेंस बॉडी में जा रहा है, चाहे वो सिगरेट तंबाकू से जा रहा है, कि वो टिन्ड कैंड फूड से जा रहा है, या कोई आप फैक्ट्री में ऐसा काम करते हो जहाँ से केमिकल बॉडी में जा रहा है, तो बॉडी है ना लगातार उनसे लड़ते है ना अपना रेसिस्टेंस खो देती है। तो उसके कारण भी डेवलपमेंट हो जाता है। फिर खाने में अगर हमारा खाना मैक्सिमम एसिडिक होता है, तो एसिडिक अम्लता के कारण भी जो है ना एसिड एनवायरनमेंट जो होता है बॉडी ब्लड में, वो इरिटेशन वाला एनवायरनमेंट होता है।
तो वो कोई भी टिश्यू को है ना कंटिन्यूसली इरिटेट करता रहता है, तो उस कंडीशन में भी कैंसरस ग्रोथ जो है डेवलप हो जाती है। तो कैंसर कहाँ का है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए, मैंने अगर सिगरेट ज़्यादा पिए तो मेरे मुंह, जीभ और उससे गले के कैंसर से ज़्यादा मेरे को प्रॉब्लम आएगी। अगर मैंने बहुत ज़्यादा फैट खाया है तो मेरा स्टार्च खाया है, मैंने बहुत ज़्यादा शुगर खाई है तो मेरा पेंक्रियाज और लीवर कैंसर के ऊपर मेरा मतलब हो जाएगा मुझे, ठीक है ना। और अगर मैंने बहुत ज़्यादा इम्यून सप्रेसिव टाइप का काम किया है तो ब्लड कैंसर टाइप की चीज़ें हो जाएगी मेरे अंदर। तो बॉडी में क्या होता है कि जो जेनेटिकली पार्ट हमारा वीक लेकर पैदा होते हैं ना, वो पार्ट सबसे पहले समझो उसके अंदर उलझ जाता है, यूँ समझ लो, वो ग्रसित हो जाता है उसके अंदर। तो इसीलिए हमेशा कैंसर कौन से पार्ट का होगा किसको, ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। ये बॉडी की कंडीशन के आधार पर डेवलपमेंट होता है। देखिए, सारे कैंसर ऑलमोस्ट सबके पीछे रीज़न एक ही होता है कि सीवियर टॉक्सिक कंडीशन एंड लो इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब कोई कहता है कि आंतों का कैंसर है जी, रेक्टम कैंसर है, तो भैया तुमने इतनी सीवियर कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर दी कि जहाँ सड़ के कई सालों से बॉडी को मजबूरन अबनॉर्मल सेल की तरफ भागना पड़ा, जरा सोचो। तो इसलिए क्या होता है कि जितने भी कैंसर, कोई भी नाम ले लें, सर से लेकर पाँव तक, वो अल्टीमेटली बॉडी में एक गलत टॉक्सिक कंडीशन है बस। तो सर, और क्या क्या कारण हो सकते हैं ये कैंसर होने के? क्या कोई बीमारियों के कारण भी ये हो सकता है? हाँ, देखिए, अगर आप डायबिटिक हैं, क्योंकि इसमें शुगर का बहुत बड़ा रोल होता है, तो वो भी एक कैंसर की तरफ ले जाने का कारण बन सकता है। लेकिन इससे भी ज़्यादा जो बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो है हमारा बेसिकली जो खान पान का जो तरीका है, वो सबसे बड़ा मेजर तो वही है। जो लोग फाइबरलेस, जितना ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं और मैदा खाते हैं, जैसे बाहर विदेशों में मैदा और नॉनवेज ये दो ज़्यादा है ना तो वहाँ पे आंतों के कैंसर बहुत ज़्यादा है। तो और इसी तरह जिन जगहों पे दूध ज़्यादा पिया जाता है ना, तो दूध, चूँकि मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताए हुए हैं कि वो एक हार्मोनल प्रोडक्ट है, वो बछड़े को 2 साल में 2000 पाउंड का बनाने के लिए बनाया गया है। तो वो जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है ना, वो ग्रोथ हार्मोन्स हमारे बॉडी में अबनॉर्मल सेल के लिए बहुत बड़ा कारण बनता है। आप वैसे भी गूगल में जाकर अगर आप सर्च करोगे तो आप देखेंगे कि जिसमें मिल्क एंड ब्रेस्ट कैंसर, मिल्क एंड प्रोस्टेट कैंसर, और मिल्क का कैंसर के साथ में बहुत गहरा संबंध है बेसिकली। तो क्योंकि उसमें इंसुलिन भी होती है और उसके अंदर बहुत तरह के हार्मोन्स भी होते हैं, तो इसलिए दूध भी एक कारण बनता है। क्योंकि मैंने कई बड़े बड़े संत महात्माओं को भी उपचार किया है जो मतलब कैंसर से उनको प्रॉब्लम हुई है। तो कारण क्या था? क्योंकि गौशाला थी उनके आश्रमों में और वो दूध पीने के बड़े शौकीन भी थे इस तरह से। तो इसलिए क्या होता है कि दूध भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है। और प्लस उसके बाद में कोई, देखिए, इवन कारण तो बहुत सारे बनते हैं। देखिए, हम अपनी बॉडी को टॉक्सिक किस किस कारणों से करते हैं। अब देखिए, कोई सिगरेट से बॉडी को टॉक्सिक कर रहा है, मान लो बहुत ज़्यादा निकोटीन ले लेकर। कोई 10-10 कप चाय पी रहा है, मान लो दिन भर में बार बार पी रहा है। जैसे मेरे पास ऐसे पियोन भी आए जो सारे दिन चाय पीते रहते, तो उनको एसोफेगस का और स्टोमक कैंसर हो गया उनको, ऐसे लोगों को जनरली। तो अब वो क्या था कि वो इतना चाय पी पी के उसने हाई टॉक्सिक कंडीशन बॉडी में डेवलपमेंट कर ली। कई लोगों को लिवर कैंसर होते हैं तो वो बहुत ज़्यादा फैट कंजप्शन कर रहे होते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि हर आदमी की लाइफस्टाइल अलग अलग है। और कई लोगों में हमारे ऐसी भी आदतें होती है, और ख़ास करके भारतीय महिलाओं में और जेंट्स में बता रहा हूँ, हमारे यहाँ ना फल सलाद खाने की आदतें नहीं के बराबर है। और हम लोग फाइबरस फूड भी बहुत कम खाते हैं हमारे यहाँ पे। हम लोग सब रिफाइंड प्रोसेस्ड फूड ज़्यादा खाते हैं, और सलाद और फल तो हम ऐसे प्रसाद की तरह खाते हैं। मतलब थोड़ा बहुत कभी 1-2 टुकड़े खीरे के ले लिए, किसी पार्टी में गए या किसी घर में, तो उतना ही। तो इसलिए तो हमारे खाने में एक प्रॉपर जो इंग्रेडिएंट्स जो हमें बॉडी को मिलने चाहिए वो नहीं मिल पाते हैं, और अल्कलाइन जो फैक्टर बॉडी का मेंटेन होना चाहिए वो नहीं हो पाता, और हाईली एसिडिक कंटेंट वाले हम फूड खा रहे होते हैं ना, तो फिर हमारी बॉडी जो है ना कैंसर सेल में जो है मतलब उसको ग्रोथ करने के लिए आगे बढ़ जाती है, यूँ समझ लें आप। तो इसीलिए ये सारे बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स हैं। मतलब कैंसर में कोई एक ही पॉजिटिव फैक्टर्स भी नहीं है। इवन मेरे पास में ऐसे भी लोग आए जो कई तरह की हार्मफुल गैसेस के अंदर उनको रहना पड़ता था। तो अब उनकी बॉडी अगर थोड़ा अच्छा रेसिस्टेंस कर सकती तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर कईयों की बॉडी उतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो वो जल्दी उसको जो है उससे मतलब सकम हो जाती है, यानी कि उसमें उलझ जाती है। तो उसके कारण भी लोगों को कैंसर हुआ है। तो कैंसर के ना कोई
ये सिर्फ यही कारण नहीं है। अब ये जितने आप देखते हैं स्किन कैंसर्स होते हैं, वो सब क्या है, ये 2-4 घंटे तक हमारे विदेशों में लोग जो हैं धूप के अंदर लेटे रहते हैं, तो स्किन कैंसर की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो मतलब सीधी सी बात ये है कि जो चीज़ लंबे समय तक हमारे सेल को इरिटेट करती है, अब वो चाहे केमिकल है, चाहे फूड है, चाहे माइंड है, चाहे कोई हमारा स्ट्रेस है, या हमारा कोई नेगेटिव इमोशन है, या बाहर का कोई एनवायरमेंटल फैक्टर है, तो वो आपके बॉडी में कैंसर को पैदा करने का एक बहुत बड़ा इनिशिएटर बन जाएगा। बस सिंपल सी बात है ये। अगर इस संसार में गलत कारण मिलने से एक कैंसर सेल के ग्रोथ होने का डेफिनेट लॉ है, तो सही कारण मिलने से वापस रिवर्स होने का भी लॉ है। पर रिवर्स होने के लिए आपको कॉज बंद करने पड़ेंगे जो आपके माइंड में है। देखिए, सबसे पहले तो लोगों के माइंड में क्या होता है, कैंसर ठीक नहीं होता, बहुत मुश्किल है। तो ये बात दिमाग से निकाल दो। ठीक क्यों नहीं होता? क्योंकि तुम भागे ही दवाओं की तरफ। तुमने कभी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाने की कोशिश भी नहीं की। जब मेरे पास कैंसर का मरीज आता है तो मैं सबसे पहले क्या बोलता हूँ मालूम है? थैंक गॉड कि मुझे तूने कैंसर दिया। क्यों ऐसे बोलता हूँ? क्यों मैं कहता हूँ क्योंकि तुम छोटे छोटे हथौड़े से जागते नहीं थे भाई, तुम इतने जड़ थे कि तुम्हें बड़ा हथौड़ा मारना पड़ा। तो तुम भगवान को रोज़ धन्यवाद दो कि अच्छा किया, मुझे इतनी बड़ी बीमारी दे दी, अब मैं इसको ठीक करके रहूँगा। तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लो भैया कि आखिरकार इतनी बड़ी बीमारी मैंने कैसे पैदा कर ली। अच्छा, फिर उसके बाद में तुम जैसे ही हेल्थ की तरफ भागने लगते हो, यानी कि माइंड से जितने भी कोई डर है, स्ट्रेस है, फियर है, वो ख़त्म करने लगते हो, तो मैं उनको कहता हूँ कि क्रिएट होप क्रिएट करो कि ये बीमारी ठीक होती है। और दूसरा, फियर सब दिमाग से निकालो और फेथ क्रिएट करो। फेथ का मतलब क्या है? जिस भगवान को मानते हो, जिस शक्ति को मानते हो, या जो भी दुनिया की जो एनर्जीज हैं, उसके ऊपर 100% सरेंडर करके भरोसा करो कि समबड़ी कुछ तो कुदरत में है जो मुझे ठीक कर सकती है। लोगों को ये भरोसा ही नहीं है कि वो सकता है डॉक्टर ठीक करेगा बस मेरे को। ये जो भ्रम है ना, इससे बाहर निकलना ज़रूरी है। और तीसरा, बिलीफ। आपके बिलीफ जो है ना, आधे तो आपके परिवार वाले ही है ना आपको बर्बाद कर देते, मैं यूँ बोलता हूँ। क्यों मालूम है? वो आप अगर कोई चीज़ बंद कर देते हो, भाई कहता है अरे ये घी के बिना काम चलेगा, दूध के बिना काम चलेगा, अरे क्या घास फूस खा रहा है तू। मतलब परिवार वाले, यार तू कमज़ोर हो जाएगा, तू ऐसा हो जाएगा। और यानी तो आप ऐसी कहानियाँ सुनते रहते हो जो कैंसर से ठीक नहीं हुए, तो फिर तुम्हारे माइंड में ना सारा बिलीफ जो है ना पूरा डर के साथ बैठ जाता है। तो इसीलिए चेंज योर फर्स्ट माइंड। इफ़ यू आर हील्ड फ्रॉम हियर देन यू आर हील्ड फ्रॉम कैंसर। तो यहाँ तुम्हारा माइंड रिलैक्स होती है ना, और तुम ये समझ जाते हो यार कि नेचर के रास्ते में सचमुच जो है ठीक होने का मतलब वहाँ पे रास्ता है, तो फिर आप उसकी तरफ भाग पड़ो, मैं यूँ कहता हूँ। तो इस तरह से ये कॉज जब तक आप ठीक नहीं करोगे ना, आप बड़ी बड़ी बीमारियों से बाहर नहीं निकल सकते हैं, सीधा हिसाब है। सर, ये तो आपने बताया कि लाइफस्टाइल में हमें चेंजेस करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन और क्या क्या हम कर सकते हैं? कैसे नेचुरोपैथ के माध्यम से हम कैंसर जैसी बड़ी बीमारी को दूर कर सकते हैं? क्या डाइट और क्या एक्सरसाइज और क्या क्या कर सकते हैं सर? देखिए, सबसे पहले जब मेरे पास एक मरीज़ आता है ना, मैंने देखा कि अगर परिवार वाले लेकर आ रहे हैं, तब तो मैं समझ जाता हूँ कि इसका ठीक होना मुश्किल है। इसका कारण क्या बताऊँ? उसके अंदर सेल्फ इंटरेस्ट नहीं है ठीक होने का, उसके परिवार वाले इंटरेस्टेड है। पति को प्रॉब्लम है तो पत्नी भाग भाग के आ रही है, यहाँ परिवार वाले माँ बेटे वो लेकर आ रहे हैं कि मेरे फादर को ठीक करो जी। फादर जो है वो ऐसे ही बैठे रहते हैं, उनको कोई इंटरेस्ट। देखिए, मैंने देखा कि जो मरीज़ खुद भागते हुए मेरे पास आया ना, सर मुझे तो नेचुरल से ठीक होना जी, वो 100% ठीक हुआ है। जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर आग ही नहीं लगी कि मैं मतलब नेचुरल से ठीक होना चाहता हूँ जी, तो तुमको मैं चाहे जितना कुछ भी खिला दूँ भैया, तुमको तो इंटरेस्ट नहीं, तुम कैसे ठीक हो जाओगे? तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट यू चेंज योर बिलीफ सिस्टम, और एक आग लगाओ अपने अंदर कि यार मैं इस बीमारी को ठीक करके रहूँगा। देखिए, जब तक ये आग नहीं लगेगी ना, वो कभी ठीक नहीं होगा, पहली बात। और दूसरी बात, मुझे दवाइयों में नहीं जाना। देखिए, दवाई कभी ज़रूरत पड़ी इमरजेंसी में आप कभी ले लो, अलग बात है, लेकिन मुझे दवाइयों में नहीं जाना, क्योंकि दवाइयाँ जो है वो तो खाली अपने आप को धोखा देने का तरीका है, बस और कुछ नहीं है। तो मुझे नेचुरल लाइफस्टाइल जीनी है। तो अब जिन जिन मेंटल कारणों से तुम्हारे जीवन में प्रॉब्लम आई, अब वो क्या था, तुम्हें ये एक डायरी बनानी पड़ेगी कि क्या चीज़ें मुझे मेरे लाइफ में अनहैप्पीनेस, स्ट्रेस और डिप्रेशन क्रिएट कर रही है। वो तुम्हें डायरी में लिखना पड़ेगा। आपको लगता है कि यार
मेरे ऑफिस में मुझे मेरा बॉस मुझे तो प्रमोशन नहीं कर रहा है, इसलिए मेरा दिमाग बड़ा ख़राब हो रहा है, ये मैं किसी जलता हूँ, मेरा पड़ोसी बड़ा बेकार आदमी है, या मेरी पत्नी ऐसी, मेरा पति ऐसा, मेरा बच्चा ऐसा, मेरा रिश्तेदार ऐसे है, कुछ भी। तो आपके दिमाग में कई चीज़ों के स्ट्रेस होंगे, डिप्रेशन होंगे ना। आप जब तक अनहैप्पी कॉजेज़ को पहचानोगे नहीं, क्यों, वो तुम्हारे हार्मोन्स को बड़ा सीवियरली गड़बड़ कर रही है। और प्लस क्या चीज़ें मुझे हैप्पीनेस देती है, जब तक वो हैप्पीनेस के कॉज को नहीं जानेगा ना, वो कभी ठीक नहीं होगा। क्यों, हैप्पीनेस के जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो बॉडी की इम्यूनिटी को बहुत स्ट्रांगली बढ़ा रहे होते हैं और मरीज को ठीक होने की फिर पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसीलिए मैं ऐसे लोगों को कहता हूँ कि डांस करो, गाना गाओ, दोस्तों से मिलो, सोशलाइज करो, अच्छी फिल्में देखो, मतलब अपने क्रिएटिव बने रहो, कुछ ना कुछ रचना करो, सीखने की कोशिश करो। क्यों, कारण क्या है, जितना माइंड हैप्पी होगा ना, आप समझो उतना ही जल्दी उसके अंदर ठीक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, पहली बात। और होप, फेथ और बिलीफ क्रिएट करो, पहली बात। तो माइंड इज़ द प्राइमरी, मैं यूँ कहता हूँ। और सेकंड फिर जो आता है वो न्यूट्रिशन है। देखिए, न्यूट्रिशन का सिंपल सा साइंस हर एक के दिमाग में रखनी चाहिए कि रॉ जो होलसम है, जो नेचुरल है, जो लाइफफुल है, वो है रीजनरेटिंग फूड। और जो आग और मशीनों में जाके बर्बाद हो गया ना, वो है डीजनरेटिंग फूड। तो तुम, एक तो है पूर्ण आहार और एक है अपूर्ण आहार। तो तुम एक डेफिशिएंट फूड से कैसे एफिशिएंसी की आशा करते हो भाई? तुम आग और मशीन में डाल के बर्बाद भी कर दो और फिर सोचो कि मेरा शरीर बढ़िया चल पड़े। तो इसमें मैं ये नहीं कहता कि आप कुक फूड मत खाओ। अब जितना ज़्यादा मैक्सिमम रॉ फूड पे आ जाओगे ना, आप उससे बाहर निकलने लग जाओगे। क्यों, बॉडी को एक तो अल्कलाइन चीज़ें मिलने लगती है, तो इसीलिए इसमें अल्कलाइन जूसेस ज़्यादा दिए जाते हैं। और ग्रीन जूस ज़्यादा क्यों दिए जाते हैं इसके अंदर? क्योंकि सबसे ज़्यादा अल्कलाइन है ना ग्रीन लीफी जूस होते हैं, इसलिए इसमें व्हीट ग्रास, पालक, लेटस और कई तरह के जो गिलोय वगैरह जो भी हरे पत्ते हैं, पपीते के पत्ते, सब। देखिए, जो भी ग्रीन जूस मिलेगा ना, वो बॉडी को अल्कलाइन तो करेगा। तो अल्कलाइन करने वाले जितने भी फैक्टर को इस्तेमाल करता है ना, वो ठीक होने लग जाता है, क्योंकि बॉडी को वो चीज़ मिलने लग गई। और प्लस इसमें फ्रूट्स की मात्रा थोड़ी कम रखनी चाहिए खाने में, तो मतलब रखनी है। और सैलड्स और स्प्राउट्स और नट्स, इसकी मात्रा ज़्यादा रखनी है इन लोगों को, क्योंकि उससे क्या होता है, क्योंकि शुगर जो है ना, वो कैंसर का दोस्त है। शुगर से कैंसर जल्दी ग्रो करता है। तो हम शुगर को थोड़ा, कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा रेस्ट्रिक्शन करते हैं, जिससे कि बॉडी जल्दी दोबारा रिवर्स हो सकें, ठीक है ना। तो न्यूट्रिशन में एक ही सिद्धांत दिमाग में रखना है कि मैं जितना ज़्यादा रॉ पे रहूँगा, और मैं कुक फूड में सिंपल सूप है, स्टीम्ड वेजिटेबल्स हैं, बेक्ड वेजिटेबल्स हैं, ऐसे बहुत लाइट कोई भी चीज़ लूँगा। और होल ग्रेन में अगर कोई लेना है तो मैं विथ फाइबर थोड़ी सी मात्रा में लूँगा, क्योंकि ज़्यादा ग्रेन खाओगे तो फिर एसिड रेसिडुअल बनेगा, तो उसे फिर वापस एसिडिटी बनती जाएगी। अब हो सकता है डिजीज़ मेंटेन हो जाए और वो फिर कहीं बहुत देर भी लगा दे ठीक होने में। तो कोशिश ये करनी है कि आपके खाने में होल ग्रेन कोई खाते हैं तो बहुत कम मात्रा में रहें। हाँ, नॉनवेज तो होना ही नहीं चाहिए, दूध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और मैदा और चीनी और तला हुआ, ये 5 चीज़ें तो मतलब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए उनके खाने में। तभी जाकर मतलब थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। और चाय कॉफ़ी तो देखिए, चाय कॉफ़ी तो क्या है कि अगर चाय भी पीते तो टी बैग्स टाइप की पिए, जो कि ओरिजिनली दुनिया में सब पीते हैं, भारत में केवल उबाल के पीते हैं, वो ठीक नहीं है। और कॉफ़ी पीना है तो फ़िल्टर कॉफ़ी पियो, क्योंकि वो डायरेक्ट कॉफ़ी नहीं जा रही है, वो खाली फ्लेवर जा रहा है उसके अंदर, समझे ना। तो इस तरह से तो कोशिश करो कि आप चाय कॉफ़ी की मात्रा कम से कम रखें। और जितना ज़्यादा ऑक्सीजन इसमें बहुत चाहिए होता है बॉडी में, तो जितना ज़्यादा प्राणायाम है, योगा है, मतलब नंगे पाँव चलना धरती के ऊपर, क्योंकि उससे अर्थिंग होने से भी है ना बहुत सारी नेगेटिविटी हमारी मतलब हमारी बॉडी की जो इलेक्ट्रिकल फ्रिक्वेंसी है ना, वो जीरो हो जाती है अर्थिंग करने से। तो इसलिए नंगे पाँव चलना चाहिए, धूप में बैठना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन डी बहुत चाहिए होता है इसके अंदर। और अगर इसमें ये भी मैंने देखा है कि मेडिटेशन करने से भी लोग है ना बहुत इसमें से बाहर निकल गए, कई लोग, ऐसा देखा है मैंने। तो इसलिए मेडिटेशन का लाभ लेना चाहिए, कोई मंत्र जाप करना चाहिए, कोई भी, मतलब देखिए, तुम्हारे जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है ना, जो तुम्हें अच्छी लगती है, जो तुम्हें खुशी मिलती है, उनको अच्छा उपयोग करना चाहिए, यूँ समझ लें। तो और देखिए, मेरे तो कैंसर के मरीजों को है ना, मैं जनरली मेरा ये ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, मैं उनको कहता हूँ रोज़ 5 गाने गाने तुमको, और तुम्हें आधा घंटा डांस करना है। अब देखो, डांस करने के लिए, गाना गाने के लिए आप सीरियस तो होकर नहीं कर सकते ना, आपको कुछ तो चेहरे को मुस्कुराना पड़ेगा ना। तो इसीलिए इसके कारण उनके अंदर हैप्पी हार्मोन्स क्रिएट होते हैं। तो देखिए, मैंने आपको क्या बताया, इन ए हेल्दी बॉडी कैंसर सेल कैन नॉट सर्वाइव।
तो आप हेल्थ बनाने की कोशिश करो ना, तो जिससे प्राण ऊर्जा बढ़ती है वो सारे फैक्टर जोड़ दो, तो जितनी बॉडी की प्राण ऊर्जा बढ़ेगी ना, अपने आप वो कैंसर को ओवरकम करने लग जाएगी। इसलिए मेरे पास कैंसर के रिजल्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नेचर के रास्ते में जाकर अगर कैंसर नहीं ठीक होता तो क्या दुनिया में कोई जहर खा के ठीक होगा? ये समझने की बात नहीं है कि अब जिसके बाय प्रोडक्ट है हम, जिस पंच तत्वों के, हम कहते नहीं जी उससे फ़ायदा ज़्यादा नहीं होगा जी, मेरी मेडिसिन से ज़्यादा होगा, तो ये तो बहुत बड़ा भ्रम है अपने आप में जी। तो और यही हमारा शो का भी पर्पस है, बैक टू नेचर, कि जितना नेचर के करीब रहे उतना हम जल्दी ठीक हो। बिल्कुल बिल्कुल। सर कुछ एक्सरसाइज भी इसमें, कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइज हम कर सकते हैं? देखिए बेसिकली क्या है मालूम है कि जैसे मैंने बताया कि हमारा जो बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है ना वो काफ़ी लो हो जाता है इसमें, तो एक्सरसाइज जितनी भी आप ऐसी एक्सरसाइज करें, स्विमिंग करें, डांस करें, आप वॉकिंग करें डेली, और योगा वगैरह करें, प्राणायाम वगैरह करें, क्योंकि इसमें क्या होता है, लो ऑक्सीजन जो है कैंसर का दोस्त है, तो हमें ऑक्सीजन मैक्सिमम बॉडी को सप्लाई करना चाहिए। तो इसलिए ऑक्सीजन जितना ज़्यादा ले सकते हैं किसी भी एक्सरसाइज से। देखिए एक्सरसाइज एनीथिंग वॉट एवर इट इज़, आपके लिए जो भी सूटेबल हो, 1 घंटा रोज़ आपको एक्सरसाइज को देना ही चाहिए। उससे देखिए ये जो बेसिक फैक्टर है ना हमारे जीवन में, माइंड, पॉजिटिव माइंड, हेल्दी न्यूट्रिशन एंड बॉडी मूवमेंट यानी कि एक्सरसाइजेस, और रेस्ट यानी कि जिससे वाइटलिटी हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाए, ये 4 फैक्टर अगर आप स्ट्रॉन्ग करते हो ना तो फिर आपकी बॉडी किसी भी चीज़ को फाइट कर जाएगी। जैसे मैंने पहले बताया, कैंसर का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा शरीर है, वो बॉडी में पैदा होने देता नहीं है। आप मकान मालिक को मजबूत करो बजाय कि कैंसर से फाइट करने के, मैं यूँ कहता हूँ। तो सर कैंसर पर इतनी सारी जानकारी आज आपने हमें दी है। कैंसर एक बहुत ही गंभीर रोग है और इस पे काम करना, जैसे आपने बताया कि आपको अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत जरूरी है। जैसे बताया हर कार्यक्रम में आप ये हमें बताते हैं कि कोई भी बीमारी जो है वो तब तक बढ़ी है जब तक हम उसके कॉजेज को नहीं जान लेते। अगर हम कॉजेज जान लेंगे और कॉजेज पे काम करेंगे तो वो बीमारी भी ज्यादा देर तक नहीं रहेगी। तो सर इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सबका नमस्कार। तो दर्शकों, आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की कैंसर पर। कैंसर कितना गंभीर रोग है इस बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन आज इस कार्यक्रम में हमने आपको कैंसर के समस्या से कैसे निजात पा सकते हैं इस बारे में आपको बताया। तो हम आशा करते हैं कि आप उन स्टेप्स को फॉलो करेंगे, क्योंकि जैसा कि इस कार्यक्रम में सर ने आपको बताया कि कैंसर के इनिशियल स्टेज पे कोई सिम्टम्स नहीं लग पाते हैं, तो अपनी लाइफस्टाइल, अपने खान पान पे ज़रूर ध्यान दें। हम आशा करते हैं कि जो भी जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको दी जा रही है वो आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने में आपके लिए लाभकारक सिद्ध हो। तो आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहे PNC हिंदी चैनल। नमस्कार।